हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, इसे जीवन की रफ्तार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। यह हमारे गले में जो ये हमारा कंठ है, ये कंठ और ये श्वास नली, इसके बीच में यानी एंटीरियर रीजन, कंठ के एंटीरियर रीजन में और श्वास नली के दोनों तरफ ये पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति है गर्दन में कंठ व श्वास नली के बीच, श्वास नली के दोनों तरफ यह एच आकार की होती है, एच आकार की। तो ये थायराइड ग्रंथि है। ये हो गया कंठ। ठीक है, कंठ की उपास्थियां मिलकर के कंठ को बनाती है। ये श्वास नली और ये हमारे थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि के अंदर ये चार पिंड हैं, दो जोड़ी। इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की हमने स्थिति आकार देखा। ये द्विपालित होता है, दो पालियों का बना हुआ। ये देखो दो पालियां होती है और ये दो पालियां एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं स्थमस। स्थमस, ये दो पालियां हैं, दो पालियां। तो थायराइड ग्रंथि दो पालियों का बना हुआ होता है और ये दोनों पालियां स्थमस के द्वारा जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? व्यस्त मनुष्य के अंदर इसका जो वजन होता है 25 से 30 ग्राम का होता है। क्लियर? थायराइड ग्रंथि के बारे में कहा जाता है कि यह एड्रिनल ग्रंथि के बाद में अति संवहनीय ग्रंथि है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी रुधिर वाहिनियां आती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और अति संवहनीय ग्रंथि भी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना में इन दोनों पालियों में जो है पुट्टिकाएं पाई जाती है। जैसे ये पुट्टिका है, समझ लीजिए, ये पुट्टिका है। तो पालियों में पाई जाती है पुट्टिका। कई सारी पुट्टिकाएं होती हैं और इस एक पुट्टिका को अगर हम देखें तो इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है बाह्य परत जो इसका आवरण बनाती है, ये घनाकार उपकला होती है, घनाकार उपकला। और अंदर होती है इसके गुहा। क्लियर? और इस गुहा में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है और यह प्रोटीन, आपको पता है कोई भी प्रोटीन है तो वो एमिनो अम्ल का बना हुआ होता है। तो ये जो प्रोटीन है यह टायरोसिन एमिनो अम्ल का बना होता है। क्लियर? एक बार वापस देखिए। थायराइड ग्रंथि की जो प्रत्येक पालियां हैं उनमें पुट्टिकाएं पाई जाती है। ये पुट्टिका है, यहाँ पर पुट्टिका है, इस प्रकार की बहुत पास में पुट्टिकाएं होती है। क्लियर? प्रत्येक पुट्टिका में दो संरचनाएं होती है। बाह्य परत घनाकार उपकला की होती है और अंदर वाली होती है गुहा। इस गुहा में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। और इसमें जो एमिनो अम्ल, क्योंकि ये प्रोटीन जिस एमिनो अम्ल का बना है, इसे हम टायरोसिन कहते हैं।
क्लियर है? आगे हम देखें कि रुधिर के माध्यम से ये घनाकार उपकला आयोडीन आयन प्राप्त करती है। ठीक है, ये आयोडीन आयन घनाकार उपकला से इस गुहा के अंदर आ जाते हैं, जो टायरोसिन से क्रिया करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, T3 और T4। क्लियर है स्टूडेंट? थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं के बाहर की तरफ यहां पर एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरा फॉलिकुलर सेल्स। जिन्हें हम सी सेल्स भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, इसका नहीं आया था। सी सेल्स पालियों में पुटिकाओं के बाहर की तरफ पाई जाने वाली पेरा फॉलिकुलर सेल्स है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वह है थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन आप कह सकते हो। यह इस हार्मोन का एक विशेष कार्य होता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये, इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है। इसके विपरीत ये कार्य करता है, यानी कि रुधिर के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को कम करता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सेमिक स्थिति। तो यह इसका कार्य होता है। सी सेल्स के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम थायरोकैल्सिटोनिन है, और ये इस हार्मोन का कार्य क्या है कि यह पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, यानी कि रुधिर के अंदर कैल्शियम आयन के स्तर को घटाता है, जिसको हाइपोकैल्सेमिक स्थिति कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के जो प्रकार हैं, इनका संश्लेषण कैसे होता है। तो इनका संश्लेषण पुटिका के अंदर होता है, पहली बात तो ये क्लियर है। मैंने आपको बता रखा है कि घनाकार उपकला रुधिर से आयोडीन को कैच करती है, ग्रहण करती है, और ये गुहा के अंदर ले जाती है, ठीक है। तो गुहा के अंदर ये टायरोसिन एमिनो अम्ल होता है, ये समझ लीजिए टायरोसिन है, ये टायरोसिन, ठीक है। तो अगर घनाकार उपकला से एक आयोडीन एक एमिनो अम्ल के साथ में जुड़ता है, टायरोसिन के साथ में, एक टायरोसिन एमिनो अम्ल के साथ में अगर एक आयोडीन जुड़ता है, तो ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन। क्लियर है? इसी प्रकार से एक एमिनो अम्ल से अगर दो आयोडीन अगर जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाई आयोडोटायरोसिन। क्लियर? एक मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस एक डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर के क्या बनाएंगे? ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये ध्यान रखेंगे, इसे ही हम कहते हैं T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन। यहां पर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मोनो आयोडोटायरोसिन बनेगा, डाई आयोडोटायरोसिन बनेगा, और एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर के क्या बनाएंगे? T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से T4 का निर्माण कैसे होगा? तो डाई आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन, दो डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर के बनाते हैं T4 हार्मोन, जिसे हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इस प्रकार से T3 और T4 इन दोनों का थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण कैसे होता है। यह रुधिर के माध्यम से हार्मोन जो है ये कहाँ जाते हैं? लक्ष्य कोशिकाओं में जाते हैं।
रक्त कोशिकाओं में जाते हैं और ये अपना वहां पर फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में। इन दोनों के अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन जिसके दो प्रकार है T3 T4, जब भी हमने इसका संश्लेषण देखा तो यह आयोडीनेटेड होता है, आयोडीन युक्त होता है, जबकि यह नॉन आयोडीनेटेड होता है, यानी कि आयोडीन अनुपस्थित होता है। इस हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन तत्व की जरूरत नहीं होती। आगे जो अपना टॉपिक है इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये T3 और T4 हैं हार्मोन, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का जो कुल कार्य होता है उस कुल कार्य के अंदर T4 60% होता है और T3 का कार्य 40% होता है। कुल कार्य का 60% T4 के द्वारा होता है, जबकि T3 के द्वारा 40% होता है। क्लियर है? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए एक चीज और है कि यह वसा में घुलनशील है, इसलिए आसानी से किसी भी कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर आकर के केंद्र के अंदर जो उपस्थित हमारे डीएनए है उसमें जीन अभिव्यक्ति को रेगुलेट करता है। इसके कार्य में सबसे पहले है DMR, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पेस मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर BMR क्या होता है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है तो उस दौरान हमारे शरीर की जो उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक जो जरूरी जितना भी फंक्शन होता है उस सभी को रेगुलेट भी जो है थायरोक्सिन हार्मोन करता है, BMR। आधारीय उपापचयी दर को रेगुलेट करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना, क्लियर, हमारे श्वसन दर और हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करना, क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस हार्मोन की सांद्रता बढ़ेगी, अगर हार्मोन की सांद्रता बढ़ेगी तो BMR का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो आवश्यक उपापचय दर होती है वो घट जाएगी। अगर हार्मोन का लेवल कम हुआ तो BMR का रेट भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत प्रभावित करता है, क्लियर है। इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है ग्रोथ। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। और स्पेशली हमारे दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक तो होती है हमारे ऊतकों से संबंधित और एक होती है हमारे स्केलेटन कंकाल से संबंधित। तो ये कंकाल से संबंधित कंकालीय ग्रोथ को बढ़ाता है, क्लियर है। जबकि पीयूष ग्रंथि के अंदर भी आपने जो है ग्रोथ के बारे में पढ़ रखा है कि ये भी वो ग्रोथ हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, लेकिन वह कंकालीय और ऊतकीय दोनों ग्रोथ करता है। जबकि थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा मनुष्य की केवल कंकालीय ग्रोथ होती है, स्केलेटन ग्रोथ होती है। तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वह है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। चौथा जो उसका कार्य है वो है आरबीसी का निर्माण, जिसको हम इरिथ्रोपोएसिस क्रिया कहते हैं। इरिथ्रोपोएसिस क्रिया कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसका फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन का वो है मेंढक में लार्वा अवस्था के कायांतरण से व्यस्क में परिवर्तन करना। आपको पता है मेंढक में लार्वा अवस्था होती है, उसके बाद में जो है व्यस्क अवस्था आती है, तो उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लार्वा अवस्था में ही थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से
लार्वा कभी भी वयस्क नहीं बन सकता, यानी कि उसमें वयस्क वाले जो है हमें वो सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो जन्म क्रिया करने लग जाएगा, तो वह उसका कायांतरण रुक जाता है। यहाँ पर केवल कायांतरण, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसका कायांतरण रुक जाता है, यानी कि उसका जो फुली डेवलपमेंट है, वयस्क अवस्था में जो दिखने वाली पोजीशन है वो हमें नजर नहीं आएगी। लार्वावस्था उसकी जो है मछली की तरह गलफड़ों के द्वारा वह श्वास लेता है, उसके पूंछ होती है, ठीक है, नौकाकार होता है, जबकि वयस्क अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि वह उसके पूंछ नहीं होती है, वो बेचर होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो है कायांतरण रुक जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इस अगर हम सी सेल्स की अगर बात करें, क्योंकि ये भी जो सिल सेल्स होती है विशेष प्रकार की सेल्स होती है जो पुटिका के चारों तरफ होती है, तो यह जो है ब्लड के अंदर हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करती है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो इस तरह से हमने थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना, स्थिति और इसके जो मेन फंक्शन है उनको हमने डिटेल में देखा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।